Hello friends, this is SV. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is हिंदी शिक्षा शास्त्र भाग 1 स्पेशल फॉर सीटेट। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि एक ये बिल्कुल नई सीरीज़ प्रारंभ होने जा रही है जिसमें हम हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसका ये भाग 1 रहेगा यानी कि पार्ट 1 रहेगा। स्पेशली ये सीटेट के लिए है। सीटेट में हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे मतलब जो हिंदी में यानी कि 50% यानी कि यदि हम बात करें तो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 50% जो प्रश्न है वो पेडागोजी से संबंधित पूछे जाते हैं, चाहे हम साइकोलॉजी की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हम हिंदी की बात करें। तो फ्रेंड्स, हिंदी की सीरीज़ कोई नहीं आई थी हमारे चैनल अधिगम मंच पर। आज जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र या हिंदी पेडागोजी पार्ट 1, हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ये शुरू होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग यदि थोड़ी बहुत भी बेहतर होती है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यानी कि हिंदी पेडागोजी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ जिसका आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन यानी कि पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती हैं। कोई नंदिनी नाम की एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो कक्षा 8 में पढ़ती है, 8th क्लास में पढ़ती है एंड वो लिखते समय, ठीक है, जब वो राइटिंग करती है तो वो कुछ अशुद्धियाँ करती है, ठीक है, एरर्स करती है लिखने में। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? यदि आप एक टीचर हैं, लैंग्वेज टीचर यानी कि भाषा शिक्षण आप हिंदी पढ़ाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं, या फिर आप क्या करेंगे उसकी अशुद्धियों को सुधारने के लिए? तो ए ऑप्शन कहता है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे, या फिर नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, या फिर नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक काट दिए जाएंगे, या फिर नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो फ्रेंड्स, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? आप किस तरह से जो अशुद्धियाँ करती है नंदिनी उसमें सुधार करेंगे? तो फ्रेंड्स, डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं यानी कि नंदिनी को समझाना कि वर्तनी शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, जो वर्तनी की शुद्धता है वो ही सशक्त पहलू है आपकी राइटिंग, आपके लेखन का। ये तो बात एक सही हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि उसको ये समझाना कि लेखन किस तरह से आपका सही होगा। ठीक, ये समझाना है कि वो अशुद्धियाँ कर रही है, जो मिस्टेक्स कर रही है, जो एरर कर रही है, उनको शुद्ध मतलब उसमें उपचारात्मक वे कैसे अपना सकते हैं हम क्योंकि वो अशुद्धियों को सुधार सकें। तो फ्रेंड्स, डी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। सी की तरफ चलते हैं। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक काट दिए जाएंगे। इस तरह का पनिशमेंट या इस तरह की डांट फटकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते समझाने के तौर पर भी कि आपके अंक काट दिए जाएंगे। उसकी अशुद्धियों को आधार मानते हुए आप किसी भी स्टूडेंट, किसी बच्चे के अंक नहीं काट सकते। तो यहाँ से सी ऑप्शन भी हट जाता है। बी की तरफ चलते हैं। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखना। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि उसकी अशुद्धियों को काट कर स्वयं आप ठीक कर दें, ठीक है, सिर्फ आप ये सुधारात्मक उपचार अपना सकते हैं कि सबसे पहले बच्चा अपनी गलतियों को समझे और उसमें सुधार खुद से करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का। नंदिनी को ऐसे अवसर, नंदिनी को इस तरह के जो अपॉर्चुनिटी हैं अवसर प्रदान करेंगे कि बच्चे उसमें स्वयं यानी कि नंदिनी नाम के जो स्टूडेंट्स वो खुद से ही सुधार कर सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि कोई भी बच्चा लिखते समय गलतियां करता है तो उसको ऐसे अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के उसके साथ गतिविधि कराते हैं, अपने जो टीचिंग वे है उसमें किस तरह से बदलाव करते हैं जिससे जो बच्चे हैं वो अपनी गलतियों में सुधार स्वयं से कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना, सही बात है। तो ठीक है, ये तो प्राइमरी लेवल पर भी हम सिखा देते हैं। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, ठीक है,
ये भी बात सही है, ये भी हम छोटी क्लासों में सिखा देते हैं। यदि हम बात करें सी की, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझाना और उनका प्रयोग करना, या फिर डी मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना या समझने का प्रयत्न करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उच्च प्राथमिक स्तर की यदि बात हो रही है तो मुहावरे और लोकोक्तियों का संदर्भ युक्ति मतलब उनका जो सेंस है, उसका जो अर्थ है, उसको समझाने के प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग किस तरह से उसको अपनी भाषा, अपने हिंदी में करना है, इस चीज़ को उच्च प्राथमिक लेवल पर बताएंगे। और बाकी जो चीज़ हैं वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक लेवल के हैं। जैसे डी भी कह रहा है कि उसका अर्थ समझाना, तो अर्थ मुहावरे का बच्चे पहले से ही जान चुके हैं, लेकिन अब उसके मुहावरे और लोकोक्तियों को वाक्य में प्रयोग करना सिखाएंगे और उनका संदर्भ अनुसार यानी कि उनके अर्थ और सेंस को वो समझे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, यानी संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। एक स्टेटमेंट है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण, तो कौन सा एक ऑप्शन रहेगा जो इसको पुष्ट करेगा? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए, या फिर घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छाटिए, या फिर घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए, या फिर डी ऑप्शन की तरफ चलेंगे। डी ऑप्शन कहता है घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का यानी कि 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आप उसको समझाएंगे। या फिर ये कहें कि जो संदर्भ में व्याकरण शिक्षण की पुष्टि जो करता है, ये वाक्य करेगा घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये कह दिया जाए कि आप उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य जो पुस्तक है उसका निर्माण करें, ठीक है, और आप कर भी रहे हैं, तो सबसे कम महत्वपूर्ण मतलब सबसे पीछे, सबसे लास्ट में किस चीज़ को रखेंगे? यानी समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक की बात करते हैं तो समृद्ध हिंदी साहित्य मतलब साहित्य इंक्लूड करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। यदि बी की तरफ चलें, भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने के अभ्यास, भाषाई क्षमता को बढ़ावा देंगे, ठीक है, ये भी बात सही है। भाषाई शिक्षा को क्षमता को बढ़ावा देंगे, समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश करेंगे, या फिर डी भाषा की विविध छटा को समेटने वाले पाठ, भाषा के विविध जो छटा हैं उनको समेटेंगे। सी ऑप्शन की तरफ चलें, समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश, जितने भी व्याकरण संबंधी बिंदु हैं उनका समावेश। तो उच्च प्राथमिक लेवल पर सभी जो व्याकरण बिंदु है उसका समावेश नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हिंदी साहित्य से संबंधित और बहुत सारी चीज़ों को समाविष्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से कि सबसे कम महत्वपूर्ण है कि समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। कोई भी एक रचना है, ठीक है, कोई एक क्रिएशन है, उसके बारे में स्वतंत्र स्टूडेंट्स के आप यानी कि इंडिपेंडेंट जो एक अभिव्यक्ति है उसे बनाने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज़ हो सकती है? यानी कि ऑप्शन ये रहे, कवि और कविता बोध, कवि और कविता का बोध कराएंगे, ठीक है, या फिर साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य और ऐतिहासिक बोध कराएंगे, या फिर साहित्य बोध और छंद बोध कराएंगे, या फिर भाषा बोध और साहित्य बोध कराएंगे। यानी कि भाषा बोध और साहित्य बोध करें। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। यदि बच्चों में आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास करना चाहते हैं कि बच्चे किसी भी रचना से संबंधित स्वतंत्र अपनी अभिव्यक्ति कर पाएँ, ठीक है, अपनी सोच अपने विचार प्रकट कर पाएँ, तो उसके लिए भाषा का बोध कराएंगे, मतलब भाषा का ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है, और साहित्य बोध यानी कि साहित्य का बोध कराना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? ठीक है, कि पाठ्य पुस्तक से अलग भी अतिरिक्त जो पाठ्य सामग्री है
वो क्यों विकसित की जाती है, ठीक है, उसका क्या महत्व है। इस तरह से क्वेश्चन को आप ले सकते हैं। पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, ठीक है, बच्चों में पढ़ने हेतु रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, या फिर पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज होती है उसमें वृद्धि करने के लिए, या फिर भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, या फिर भाषा ज्ञान बढ़ाने, ठीक है, और सामान्य ज्ञान में रुचि। तो फ्रेंड्स यानी कि जो अतिरिक्त पठन सामग्री होती है सामान्य ज्ञान की, उसमें बात नहीं होती। उसमें जो बात होती है ये होती है कि पढ़ने में रुचि, ठीक है, पढ़ने में रुचि जगाने के लिए एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि। जिस भी भाषा के लिए हम अतिरिक्त पठन सामग्री तैयार कर रहे हैं उसमें एक तो भाषा के ज्ञान में वृद्धि होती है और बच्चे में रुचि जागृत होती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक शिक्षण की यदि हम बात करें तो भाषा शिक्षण का कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ठीक है, जो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति उसको पहचानना, या फिर भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानना, या फिर भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, जितने भी व्याकरण हैं, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह उनको कंठस्थ मतलब याद करना, या फिर हम बात करें साहित्यिक विधाओं में रचना करना, या फिर साहित्यिक विधाओं में रचना करना। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो रहेगा यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ये रहेगा कि भाषा की नियमबद्ध जो प्रकृति है उसको पहचानना, ठीक, भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना, भाषा संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसकी नॉलेज, उसकी जानकारी प्राप्त कराना, ये सबसे पहले उद्देश्य रहेगा, ठीक है। अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, ये छोटे छोटे उद्देश्य हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना, भाषा किस तरह से तैयार की गई, उसके कौन कौन से नियम हैं, ठीक है, उसको तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है यानी कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जो प्रयुक्ति हैं, ठीक है, जो भी कार्य योजना है उनसे विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए, विद्यार्थियों को वो चीज़ भी बतानी चाहिए। इस कथन में जो प्रयुक्ति है यानी कि कार्य योजना है उसका तात्पर्य, उसका अर्थ या उसका मतलब क्या है, यानी कि विभिन्न भाषा के उदाहरण देना, या फिर विशिष्ट भाषा प्रयोग, या फिर भाषा के नियम, या फिर शब्दों की उत्पत्ति। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की जब भी बात होगी, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यानी कि प्रयुक्ति का जो अर्थ है वो है, प्रयुक्ति का जो अर्थ रहेगा ये रहेगा यानी कि वे विशिष्ट भाषा का प्रयोग, ठीक है, भाषा का जो विशिष्ट प्रयोग है, ठीक, विशिष्ट भाषा का प्रयोग प्रयुक्ति का जो संबंध है वो रहेगा। यानी कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से यदि परिचित कराते हैं बच्चों को तो उसका मतलब ये है कि विशिष्ट भाषा का प्रयोग हम उसे करना सिखा रहे हैं या कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। यानी जो हमारी मदर टंग होती है उसको मध्यस्थ, ठीक है, मतलब उसको बीच में नहीं रखा जाता। किस विधि में? व्याकरण विधि। व्याकरण विधि की यदि हम बात करें, व्याकरण पढ़ाते समय सबसे पहले जो मध्यस्थता होती है वो उसी भाषा, उसी लैंग्वेज की होती है जिसकी हम व्याकरण पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि हमारी मदर टंग की। यदि हम बी की बात करें सूत्र विधि, तो सूत्र विधि में भी फ्रेंड्स सूत्र जो बताएंगे हम मदर टंग में ही यानी कि अपनी मातृभाषा में बताते हैं, और अनुवाद विधि में भी अनुवाद हम अपनी मातृभाषा का करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट मेथड होता है लैंग्वेज टीचिंग का, ठीक है, उसमें हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते, उसको मध्यस्थता नहीं रखा जाता। कुल मिला के जो मातृभाषा की मध्यस्थता है वो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड में नहीं रखा जाता। बाकी जो और मेथड हैं, चाहे हम व्याकरण विधि की बात करें, अनुकरण विधि की बात, अनुवाद विधि की बात करें, उन सभी में जो मातृभाषा है उसको मध्यस्थ रखा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में यदि भाषा शिक्षण कर रहा है तो टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सही बात है।
ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण को हम चूज़ करेंगे, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, भाषा प्रयोग के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना, या फिर निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना या उसको पूरा करना, सिर्फ ये शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, या फिर परीक्षा का आयोजन करना। तो फ्रेंड्स, परीक्षा का आयोजन करना तो बहुत बात की चीज़ है, लास्ट सेशन में होता है, और पाठ्यक्रम को पूरा करना ही सिर्फ शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं, शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। कोई भी एक भाषा का टीचर है तो उसको चाहिए कि वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भाषा प्रयोग के सर्वाधिक, उसकी जो भी भाषा वो सिखा रहे हैं उसके सर्वाधिक प्रयोग करने के अवसर प्रदान करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि जो सतत आकलन करते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की जब भी हम बात करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? बच्चे कैसे सीखते हैं यह पता कराना, या बच्चे क्यों नहीं सीखते यह पता कराना, या बच्चों ने कितना सीखा है यह जानना, या फिर हम बात करें बच्चों ने क्या सीखा यह जानना। तो फ्रेंड्स, जब भी हम सतत आकलन यानी कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की बात करते हैं, तो उसका जो उद्देश्य होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं ये होता है, बच्चे ने किस तरीके से सीखता है, एक तरीक़ों को अपनाते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं। तो सतत आकलन का जो उद्देश्य रहेगा, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उसके बाद उसमें हम सुधार कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12वां क्वेश्चन। जब शिक्षिका पूछती है कि हम सभी सफल होंगे, ठीक है, एक टीचर है और वो अपने स्टूडेंट से पूछती है हम सभी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है? ठीक है, यानी कि हम सफल होंगे इस तरह से पूछती है टीचर, या फिर ये पूछती है कि हम भी सफल होंगे, ठीक है। तो इसमें भी का अर्थ क्या है, यानी भी लगाने से वाक्य में किस तरह से अंतर हो जाता है, अर्थ में किस तरह से अंतर। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या सिखाना या क्या बताना चाहती है? अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, ठीक है। जो शिक्षिका है वो अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, या फिर भाषा की बारीकियाँ समझाना चाहती है, फ्रेंड्स व्याकरण सिखाना चाहती है, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो एक स्टेटमेंट है कि एक शिक्षिका कहती है कि हम भी सफल होंगे, वो बच्चों के लिए परीक्षा के लिए तैयार कराना चाहती है, क्योंकि वो सभी बच्चों को समावेश करते हुए कहते हैं कि हम भी सफल होंगे। कुल मिला के उसमें एक सकारात्मक सोच जागृत करना चाहती है कि सभी बच्चे सफल होंगे, इसलिए वो अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। पाठ्यक्रम जो निर्धारित है उसको अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी अपनी परीक्षा में बेहतरीन तरीके से अपना योगदान दें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13वां क्वेश्चन, इस सीरीज़ का 13वां क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं यानी कि सीटेट स्पेशल सीरीज़ है, इसके साथ साथ जो हिंदी पेडागोजी की हम बात करते हैं, तो टीचिंग एग्ज़ाम्स जिस टीचिंग एग्ज़ाम्स में हिंदी पूछी जाती है उस चीज़ के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे हम यूपी टेट की बात करें, एच टेट की बात करें, ठीक है, या BS टेट की बात करें, या अदर स्टेट टेट, कोई भी स्टेट टेट जहाँ पर हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी। और KVS, NVS और DSSB में भी हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, तो वहाँ के लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यानी कि यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी दें, और चैनल को या इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यदि आप एक हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, ठीक है, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पीछे किस चीज़ को रखेंगे, यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, उस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। यानी भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बच्चों में भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास आप करेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसे आप पीछे नहीं रख सकते, इसे तो आगे लिस्ट में रखेंगे। व्याकरणिक नियमों की जानकारी, हाँ, व्याकरण से संबंधित नियमों की जानकारी, यानी कि बच्चों को व्याकरण संबंधी जानकारी भी देंगे, सही बात है। भाषा कौशलों का ज्ञान, बच्चों में भाषा कौशल जो हैं उनको भी विकसित करेंगे, जैसे हम लैंग्वेज स्किल्स कहते हैं, उनका भी ज्ञान देंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम बात करते हैं संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे संवैधानिक मूल्यों की जानकारी का संबंध भाषा
टीचर या भाषा शिक्षण से कतई नहीं होता। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक भाषा शिक्षण एक यानी कि हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए, किसी भी भाषा के शिक्षक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण जो रहेगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी यदि कोई टीचर देना चाहता है तो वो टीचर दे सकता है जो पॉलिटी पढ़ा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संबंधी अपना कंटेंट पढ़ा रहा है। तो हिंदी भाषा के शिक्षण की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का 13वें का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पे बात हो रही है, हिंदी भाषा में जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसको परखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप क्या समझते हैं यदि आप एक टीचर बनते हैं तो। ये क्वेश्चन नंबर यानी कि 19 रहेगा। 14 14वां क्वेश्चन रहेगा, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, या फिर आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे, या फिर सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया इस चीज़ से संबंधित रखेंगे, या फिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आप देख पा रहे हैं, आँखों पर पर्दा पड़ना। कुल मिला के मुहावरे संबंधी जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगी। यदि आप हिंदी भाषा के एक टीचर हैं और अभिव्यक्ति परखने के लिए बच्चों को कुछ चीज़ दे रहे हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये रहेगा आँखों पर पर्दा डालना। कुल मिला के मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किस तरह से बच्चे करते हैं, ये एक मुहावरा देंगे और उस तरह से बच्चे अपने अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और जो ऑप्शन की बात करें तो वो यानी कि क्वेश्चन से भटके हुए हैं यानी कि अलग हैं, तो वो बिल्कुल हट जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेगा। इसमें यहाँ पे रहेगा यदि हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की बात करेंगे तो बच्चों के अभिव्यक्ति, बच्चे अपनी अभिव्यक्ति किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया, ठीक है। जब भी हम क्यों एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो बच्चे डिफरेंट अपने तर्क क्षमता, अपने इंटरेस्ट, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचार शक्ति के आधार पर अलग अलग अपनी प्रस्तुत करेंगे, यानी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। तो उनके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया, ठीक है। यदि हम बात करते हैं पहले जो हमने ऑप्शन बताया था बी, आँखों पर पर्दा डालना, तो इसका वाक्य में प्रयोग एक लाइन में प्रयोग कर सकते हैं और एक ही तरह से प्रयोग होगा, उसमें बच्चों की अभिव्यक्ति को संदर्भित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन रहेगा सी करेक्ट रहेगा, यानी कि इसे करेक्ट कर लो, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट इस सीरीज का, हाँ ये 15 क्वेश्चन था आई थिंक। इससे पहले एक क्वेश्चन रहेगा, या चलो इसे कर लेते हैं हम, यानी कि ये होगा हमारा 14 के बाद 15 इसे देख लेते हैं। तो फिर 14 का जो ऑप्शन सही रहेगा सही रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, इसे देख लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे करेंगे, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया था 14 उसे नहीं करके इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसे दोबारा से करेंगे, ठीक है। इसका सी ए बी सी कौन सा ऑप्शन है उसे सबको हटा देते हैं। सबसे पहले हम जो ऑप्शन रहेगा यानी कि 13 के बाद 14 जो करेंगे, 14 ये रहेगा, यानी कि 14 क्वेश्चन ये रहेगा। 14 को देख लेते हैं फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को में करेक्शन करेंगे, दोबारा से देखेंगे। यहाँ पे 14 जो रहेगा, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वैसर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है, ठीक है। यदि हम एक टीचर के तौर पर शिक्षण कर रहे हैं तो स्वैसर पाठन यानी कि स्वैसर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित, सर्वाधिक उपयुक्त जो रहेगा किस विधा में रहेगा। आत्मकथा में, यदि हम आत्मकथा पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से स्वैसर पाठन कराएंगे, या फिर संस्मरण पढ़ा रहे हैं तब, या फिर एकांकी, या फिर जीवनी। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक अपेक्षित जो सबसे उचित रहेगा स्वैसर पाठन वो रहेगा एकांकी। एकांकी के लिए यदि हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे पात्र होते हैं, एक नाटक की तरह एकांकी काम करता है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्टों के लिए हम अलग अलग बच्चे निर्धारित करेंगे, ठीक है।
पात्रों का निर्धारण करेंगे, उसके बाद बच्चों से स्वसर पाठन करने के लिए देंगे। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त रहेगा कुल मिला के साहित्य की विधा के लिए तो एकांकी में स्वसर पाठन सर्वाधिक उचित रहेगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एकांकी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। इसे हम क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन मानेंगे फ्रेंड्स। पहले हमने 14वां क्वेश्चन डिस्कस किया, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज़ का। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? यदि हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखना चाहते हैं हम एक टीचर के तौर पर, तो सर्वाधिक जो उपयुक्त प्रश्न रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, आँखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का जो वाक्य में प्रयोग है इस तरह से देंगे बच्चों को, ठीक, तो वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे, आंखों पर पर्दा पड़ना जो मुहावरा है उसके अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति करके बच्चे प्रस्तुति देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट जो पूछा गया है, अभिव्यक्ति बच्चे किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल करेक्शन के साथ यहाँ पे रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि मुहावरे का जो प्रयोग है वो बिल्कुल सही रहेगा। फ्रेंड्स थोड़ी सी यानी कि मिस्टेक हो गई, तो 15 का जो क्वेश्चन रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि हिंदी पेडागोजी से संबंधित फर्स्ट सीरीज़, ठीक है, यानी कि भाग 1 हमने किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। यदि थोड़ी सी हेल्प करते हैं तो सेशन को लाइक करें, कमेंट के थ्रू हमें बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप learning, keep supporting. That was SPSing signing.